हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लाइब्रेरी के आने वाली वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे उसकी तैयारी कर रहे थे, जहां मैं आप लोगों के सामने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के 4323 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। आज के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था। सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, SCONUL। स्कॉनल ने सूचना कौशल मॉडल को विकसित किया था। 1999 में सूचना साक्षरता पर स्कॉनल वर्किंग ग्रुप ने उच्च शिक्षा में सूचना कौशल एक स्कॉनल पोजीशन पेपर प्रकाशित किया, जो सूचना के 7 स्तंभों को प्रस्तुत करता है। ये 7 स्तंभ निम्नलिखित हैं: आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट, मैनेज और प्रोजेक्ट। इन 7 सूचनाओं को भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी सूचना इनमें से शामिल नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना कौशल मॉडल किसने विकसित किया था, तो स्कॉनल ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, वेंकट पाहिया। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन है? तो वेंकट पाहिया। डॉक्टर वेलगा वेंकट पाहिया के द्वारा मॉडर्न लाइब्रेरी बिल 23 जून 1989 को तैयार किया गया। कब तैयार किया गया ये बिल? 1989 को। तथा 1995 में आधुनिक राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवा अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया। कब संशोधित किया गया इसे? 1995 में। और मॉडल अधिनियम को फिर से 2000 और 2005 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है तंजावुर। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में स्थित है। इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए कि तंजावुर महाराजा सफोजी की सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर दुनिया में मौजूद सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक है। कला, संस्कृति और साहित्य के सभी पहलुओं पर पांडुलिपियों, किताबों, मानचित्रों और चित्रों के दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह है। तंजावुर मराठा शासकों के नायक राजाओं द्वारा रॉयल पैलेस लाइब्रेरी के रूप में संरक्षित किया गया था। 1918 में इस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में बनाया गया था। आपसे अगर पूछा गया कब इसे सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में बनाया गया सरस्वती महल पुस्तकालय को, तो 1918 में। सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित कहाँ है? तो तंजावुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? इंपीरियल पुस्तकालय जो था उसका भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है जॉन मैकफलेन। जॉन मैकफलेन जो इसके पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि 1891 में कलकत्ता में कई सचिवालय पुस्तकालयों के संयोजन से इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय का पुस्तकालय, जिसमें पूर्व में ईस्ट इंडिया कॉलेज के पुस्तकालय, फोर्ट विलियम और लंदन में ईस्ट इंडिया बोर्ड के पुस्तकालय से संबंधित कई पुस्तकें थी। इंपीरियल लाइब्रेरी नामक नई सम्मिलित लाइब्रेरी को औपचारिक रूप से 30 जनवरी 1903 को कोलकाता के मेटकॉफ हॉल में खोला गया। मेटकॉफ हॉल के पहले गवर्नर जनरल का घर था। जॉन मैकफलेन ब्रिटिश संग्रहालय के सहायक लाइब्रेरियन को लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? तो जॉन मैकफलेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1891 में। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है, जो पटना बिहार में स्थित है। इसे 29 अक्टूबर 1891 को खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा 4000 पांडुलिपियों के साथ सार्वजनिक रूप से खोला गया था। यह फारसी अरबी पांडुलिपियों के दुर्लभ संग्रह के लिए जाना जाता है। इसमें भारत के राजपूत और मुगलों के दौरान बनाई गई पेंटिंग भी है। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। बिहार के राज्यपाल पदेन अध्यक्ष के रूप में शामिल है। 1891 में बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स इलियट द्वारा जनता के लिए खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। कौन कौन सी इनमें विभिन्न श्रेणियां हैं? तो राइट आंसर है ए, संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी जो है वो एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताएं की श्रेणियां में आते हैं।
इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के ग्रंथालय की भूमिका को संस्थान के उसके शिक्षा दर्शन के संदर्भ में अनुभव किया जा सकता है। सामान्य रूप से शैक्षणिक ग्रंथालय, जिनमें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों को शामिल किया जाता है, उनमें 4 प्रकार के उपभोक्ताओं के शिक्षा स्तर के आधार पर उपयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान की जाती है। वे 4 प्रकार आपके कौन से? तो विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी और संस्था के प्रशासनिक, व्यवस्थापक कर्मचारी और अन्य कर्मचारी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक शैक्षिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी है। तो संकाय सदस्य है, शोध विद्वान है, छात्र है और प्रशासनिक कर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिकथन है, एक तर्क है। आपको बताना है कि अभिकथन भी सही है या तर्क भी सही है या दोनों गलत है या दोनों में से कोई एक सही गलत है। अभिकथन कहता है, यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है। ये अभिकथन कहता है। तर्क इसका क्या है कि हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं। तो आपको बताना है कि अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो जो ए है, यद्यपि सूचना को वस्तु समझा जाता है, पुस्तकालय वित्त की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं है, ये राइट है। और जो इसका तर्क दिया हुआ है वो तर्क गलत है। हर प्रकार के पुस्तकालय सूचना को वस्तु के रूप में बढ़ावा देने में असफल रहे हैं, ये जो तर्क है ये गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। ए क्या है? सही है। और रीजन जो है वो क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम एमफिल प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम एमफिल प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में। इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 1951 में भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम एमफिल प्रोग्राम शुरू किया गया था, जबकि मद्रास विश्वविद्यालय में सन 1937 में पहला पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा गया पुस्तकालय विज्ञान में पहला डिप्लोमा कोर्स कहाँ शुरू किया गया था? तो मद्रास विश्वविद्यालय में 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि जुबली परियोजना क्या है? तो जुबली परियोजना इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। जुबली प्रोजेक्ट एक अच्छे कारण के लिए वीडियो बनाता है। हमारी दृष्टि मनोरंजक वीडियो बनाने की है जो दूसरों को भी अच्छा करने के लिए सशक्त, सक्षम और प्रेरित करेगी। यह विचार जनवरी 2010 में हैती में आए भूकंप के बाद पैदा हुआ था। कौन सी परियोजना? तो जुबली परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। आपको ध्यान देना है फर्स्ट है सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार को मैच करना है। किसके साथ? कौन मैच होगा? तो हम डायरेक्ट इसको आपको मैचिंग पे लेके चलते हैं। तो मैचिंग क्या है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय विस्तार किसने किया था? तो LRMC कॉल्विन ने किया था। शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन किसने किया था? तो MB लाइन ने किया था। और विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय किसने किया था? तो MA गेलफैंड ने किया था। और शैक्षिक और अनुसंधान पुस्तकालय भवनों की योजना किसने बनाई थी? तो KD मेटकैल्फ ने बनाया था। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, तो सार्वजनिक पुस्तकालय का विस्तार किसने किया था? तो LRMC कॉल्विन। शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन किसने किया था? तो MB लाइन ने किया था। और विकासशील देशों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो MA गेलफैंड ने किया था। और शैक्षिक और अनुसंधान पुस्तकालय भवनों की योजना किसने की थी? तो KD मेटकैल्फ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन से संबंधित ऐतिहासिक या सरकारी अभिलेखों का रखरखाव कहाँ किया जाता है? किसी संगठन से संबंधित जो ऐतिहासिक और सरकारी अभिलेखों का रखरखाव जो है वो कहाँ किया जाता है? ये इस क्वेश्चन को आप बताइए कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? तो सरकारी पुस्तकालय में। कहाँ रखा जाता है इसको? इसका और कोड आप देखिए क्या है, 1 और 2 सही है या फिर 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है या 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। यानी कि 2 और 4 संग्रहालय में या फिर सरकारी पुस्तकालय में किसी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक अभिलेखों का रखरखाव कहाँ किया जाता है? तो या तो संग्रहालय में या तो सरकारी पुस्तकालय में उसकी रखरखाव की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है?
भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? तो संस्कृति विभाग जो है वो सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक अभिकथन है, एक तर्क है। आपको बताना है कि अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। तो अभिकथन कहता है पिछले 2 दशकों में शैक्षिक पुस्तकालयों में विद्वान लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। और तर्क कहता है कि ई विद्वतापूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय अभिगम्य है। तो अभिकथन जो है वो सही है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में शैक्षिक पुस्तकालयों में विद्वान लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया, ये बात आप सभी को भी पता है। तो अभिकथन जो है वो सही है, लेकिन जो तर्क दिया हुआ है कि ई विद्वतापूर्ण संसाधन प्रत्येक के लिए आसानी से कहीं भी किसी भी समय अभिगम्य है, तो ये जो तर्क है ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सार्वजनिक ग्रंथालय विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। अभिकथन है और तर्क कहता है अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विद्यमान नहीं है। तो अभिकथन कहता है कि भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है। और तर्क कहता है कि अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है। आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो अभिकथन है वो सही है, क्योंकि भारत में सार्वजनिक ग्रंथालयों विशेषकर ग्रामीण ग्रंथालयों में विकास निराशाजनक है, ये आपको पता है। इसलिए अभिकथन ये पूरी तरह से सही है, लेकिन अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान नहीं है ये कहना गलत होगा, क्योंकि अधिकतर राज्यों में ग्रंथालय विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिर से मैच करना है कि अर्जन विभाग, संदर्भ विभाग, पत्रिका विभाग और परिचालन विभाग ये किन से जुड़े हुए हैं और किसके लिए? पाठकों के लिए एक व्यक्ति, या शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति, या शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति, या तो फिर पाठकों के लिए एक व्यक्ति। आपको मैच करना है इस क्वेश्चन को। हम इसको डायरेक्ट आपको आंसर पे लेके चलते हैं कि इसका 73 का क्या है। डायरेक्ट मैचिंग देखते हैं। तो अर्जन विभाग जो है वो है 6000 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति। अर्जन विभाग किसके लिए बनेगा? तो 6000 शीर्षकों के लिए एक व्यक्ति के लिए अर्जन विभाग होगा। 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति के लिए संदर्भ विभाग होगा। 500 शीर्षक के लिए एक व्यक्ति के लिए पत्रिका विभाग होगा और 1500 पाठकों के लिए एक व्यक्ति के लिए परिचालन विभाग होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए रंगनाथन फॉर्मूला के अनुसार क्या है? तो 6000 शीर्षकों के लिए अर्जन विभाग, 50 पाठकों के लिए संदर्भ विभाग, 500 शीर्षकों के लिए पत्रिका विभाग और 1500 पाठकों के लिए परिचालन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, फिर से मैचिंग करने के लिए आया है। हम आपको डायरेक्ट इसके मैचिंग के ऑप्शन पे लेके चलते हैं। तो सही मिलान में क्या है कि पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण क्या करना है, तो इसकी तुलना की जाती है। जैसे इसमें क्वेश्चन आपका क्या है ये समझिए ध्यान से। पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय, दूसरे में आपका है प्रति छात्र 15 रुपये तथा प्रति प्राध्यापक 200 रुपये, या फिर लास्ट में पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय बजट का 6.5 से 10%, या गतिविधियां जो पुस्तकालय द्वारा संपन्न की जाती है। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो ये क्या है, एक कार्यक्रम है, तुलना है, या प्रति व्यक्ति या अनुपातिक, ये रेशियो बताना है क्या क्या है। तब आंसर पे चलिए आपको समझ में आएगा। कह रहे पिछले वर्ष के व्यय के आधार पर भावी व्यय का निर्धारण, ये क्या है, एक प्रकार की तुलना है। सेकंड है प्रति छात्र ₹15 तथा प्रति प्राध्यापक ₹200, तो ये क्या है, ये प्रति व्यक्ति बता रहा है। पुस्तकालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय बजट का 6.5 से 10%, ये क्या है, ये अनुपातिक रेशियो है कि 6.5 से 10% होगा। और गतिविधियां जो पुस्तकालय द्वारा संपन्न की जाती वो क्या है, वो एक प्रकार का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित पुस्तकालयों को उनके स्थापित होने के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो पुस्तकालय है उसको आप वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन से पुस्तकालय पहले आए और कौन से पुस्तकालय बाद में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, सेकंड में पब्लिक कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी जो मद्रास में है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में है, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये जो है कोलकाता में है। तो फर्स्ट इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले जो है वो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है जो 1804 में बनी। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कब बनी? 1804 में। अब नोट करते जाइएगा। पब्लिक लाइब्रेरी जो मद्रास में वो कब बनी? 1896 में। और लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में है वो कब बनी? 1948 में। और लाइब्रेरी जो दिल्ली में है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1951 में। तो जब आपको ईयर पता चल गया तब आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्रम से अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा?
ए हो जाएगा। एक सबसे पहले एक, फिर 2, फिर 4, फिर 3। ईस्वी एक बार आप फिर से याद रखिए कि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804 में, पब्लिक लाइब्रेरी जो मद्रास में वो 1896 में, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में है 1948 में, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो दिल्ली है वो 1951 में। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।